शिक्षा बहुत ज़रूरी है और जो भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको वैल्यू समझ में आती है उस रोटी की भी, उस कपड़े की भी और मकान की। अन्यथा तो पशु और मनुष्यों में कोई भेद ही नहीं रहेगा। शिक्षा ही है जो पशु पक्षियों से मनुष्य को इतर बनाती है और उसको थोड़ा सा कुशल और उत्तम बनाती है। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से एक कार्यक्रम चलता है शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद के अंतर्गत उन विषय के एक्सपर्ट टीचर से हम बच्चों की समस्या से लेकर सवाल लेते हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं उबर सके। इसी क्रम में आज आए हैं मरवाड़ी महाविद्यालय में और यहाँ के संस्कृत विभागाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास सिंह। इनसे हम संस्कृत विषय पर बात करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है वर्तमान समय में संस्कृत पढ़ने से छात्र कतराते हैं, तो उसी संबंध में हम सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर, न्यूज़ इंडिया में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत को लेके लोगों को कतराना नहीं है, क्योंकि संस्कृत बहुत ही सुंदर, मधुर और स्पष्ट भाषा है। आप जितना संस्कृत को सीखेंगे उतना ही आप संस्कारित तो होंगे ही होंगे। उसके साथ ही आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि संस्कृत बोलने से आपका जो उच्चारण शास्त्र है, साथ में आपके मुख की जो व्यायाम होता है वो होता है। और संस्कृत में रोज़गार बहुत सारे हैं। जो लोग जो है बहुत जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको कभी संस्कृत में रोज़गार की कमी नहीं है। भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय, संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं। प्रत्येक राज्य में लगभग एक विश्वविद्यालय संस्कृत का आपको देखने को मिलेगा। और आधुनिक जो विश्वविद्यालय हैं उनमें संस्कृत के विभाग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो एक अकादमिक स्तर की नौकरियां, जो उच्च लेवल की नौकरियां हैं वो होती हैं। दूसरे स्तर पर हम देखते हैं कि संस्कृत में स्कूल टीचर की भी जॉब बहुत सारी हैं। तो उस क्षेत्र में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। कई सारी लाखों नौकरियां पूरे भारतवर्ष में उस तरह की बनती हैं। अब इनके अलावा भी अनुवादकों में संस्कृत की बहुत आवश्यकता होती है। उत्तराखंड में जैसे कि संस्कृत द्वितीय भाषा के रूप में है, तो वहाँ भी जब डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उसका संस्कृत में अनुवाद होगा, तो अनुवादकों की भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो उस तरह के क्षेत्रों में वहाँ जा सकते हैं। और आज के समय संस्कृत और कंप्यूटर दोनों अन्योन्याश्रित हो चुके हैं। संस्कृत कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर संस्कृत के लिए दोनों उद्धारक का काम कर रहे हैं एक दूसरे का। क्योंकि जो संस्कृत की प्राचीन परंपरा है, जो ज्ञान परंपरा है, वो निकल के आ रही है, कंप्यूटर के माध्यम से सार्वजनीन हो रही है। और सार्वजनीनता को आगे बढ़ाने में कंप्यूटर बहुत लाभदायक हो रहा है। इसके साथ ही कंप्यूटर जो है अभी तक 0-1 बाइनरी की भाषा में ही समझ पाया है। और उसके लिए जो विदेशी विद्वान हैं वो मानते आए हैं कि जो संस्कृत है वो उसकी कोडिंग भाषा बन सकती है। और क्योंकि संस्कृत जो है एक तरह से नेचुरल लैंग्वेज के साथ साथ में आर्टिफिशियल लैंग्वेज का भी काम करती है, तो वो कंप्यूटर के लिए भी सर्वाधिक उत्तम भाषा हो सकती है। तो दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। तो इस क्षेत्र में भी जो आईटी सेक्टर है हमारा, उधर के क्षेत्र में भी संस्कृत को लेकर रोजगार परक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो धर्मगुरु की बहुत सारी रिक्रूटमेंट होता है संस्कृत में, जो आर्मी वगैरह में होता है, तो वहाँ भी संस्कृत का है। देवस्थान विभाग इत्यादि हैं, वहाँ संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है। तो संस्कृत की जो रोजगार की दृष्टि से संस्कृत बहुत व्यापक भाषा है। अब इसके साथ जब हम इसकी ज्ञान परंपरा की बात करें वो और भी ज़्यादा उत्कृष्ट है। अभी तो केवल और केवल हिंदू धर्म के ही ग्रंथ नहीं हैं संस्कृत में, अपितु जैन, बौद्ध लोगों के भी ग्रंथों का अथाह ग्रंथ भंडार है। देखेंगे बौद्धों की पूरी जो महायान परंपरा है, महायान परंपरा के महायान सूत्र अलंकार, बुद्ध चरित, सौंदर्यानंद और आचार्य नागार्जुन के मूल माध्यमिक कारिका, शून्यता सप्तति, विग्रह व्यावर्तनी से लेके नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि जो विश्वविद्यालयों में सिलेबस पढ़ाया जाता था वो संस्कृत में पढ़ाया जाता था। तो लाखों करोड़ों ग्रंथ संस्कृत में बौद्धों के भी आपको देखने को मिलेंगे। जैनियों के भी बहुत सारे ग्रंथ आपको, जैन तर्क भाषा है, तत्वार्थ अधिगम सूत्र है, तो वो भी उनके जो संस्कृत ग्रंथ मिलेंगे। तो अभी तो कुरान का भी संस्कृत में कुरान चरितम करके अनुवाद हो चुका है, और भी दूसरे धर्मों के ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद हो रहा है। तो धार्मिक दृष्टि से भी संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं।
सभी धर्मों का इसमें समन्वय हुआ है, तो संस्कृत वहाँ तक भी उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को भी समेट रही है। तो संस्कृत एक तरह से अभी ग्लोबल भाषा बनने की ओर अग्रसर हो रही है। तो हम इस क्षेत्र की दृष्टि से भी संस्कृत को देख सकते हैं। और जो सामान्य जनजीवन में संस्कृत को लेकर बहुत सारी उपयोगिता है। सामान्य जनजीवन में हम देखेंगे कि जो हिंदुओं की संस्कार व्यवस्था है वो संस्कृत भाषा में होती है। तो लोग अपनी शादी, विवाह, ज्योतिष और कालगणना इत्यादि संस्कृत के माध्यम से आसान बना सकते हैं। किसी जो बिचौलिए होते हैं, मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं हो सकती। अगर जो व्यक्ति उस धर्म और परंपरा में भरोसा करते हैं तो उनके यहाँ मध्यस्थों की मतलब हटाया जा सकता है और वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी सांस्कृतिक परंपरा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बौद्धों में हम देखें तो वज्रयान और महायान की जो परंपराएं हैं उनमें संस्कृत के मंत्रों का चैंटिंग की जाती है, तो वो संस्कृत में ही है। और वो जो विभिन्न नालंदा की परंपरा है, वो ज्ञान है, वो भी संस्कृत में है। तो वहाँ से भी वो लोग जो संस्कृत जानेंगे वो उस परंपरा को समझ पाएंगे। तो आज के ज़माने में अगर मैं ये कहूँ कुल मिला के कि संस्कृत जो है वो सर्वव्यापक और सार्वजनीन होती जा रही है, और इसके जो आगे आगे बहुत सारे जो डायमेंशन है बदलते जा रहे हैं, और संस्कृत बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपने स्वरूप को भी बदलती हुई आगे बढ़ रही है। और लगातार इसमें रोजगार सृजित होते जा रहे हैं, साथ ही साथ इस भाषा के अंतर्गत वैविध्यता भी आती जा रही है। अगर देखा जाए तो आपने कहा कि संस्कृत के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन देखा जाता है कि कहीं भी कोई भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो महाविद्यालय आते हैं वहाँ पे देखा जाता है कि जो सीट है, जो भी सीट वहाँ पे होते हैं कहीं ना कहीं उसमें 4-5 ही बच्चे शामिल हो पाते हैं, नामांकन लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। क्या उस महाविद्यालय में शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं संस्कृत, या बच्चा पढ़ना नहीं चाहते हैं? देखो, ये प्रश्न अपने आप में संस्कृत के आंतरिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि संस्कृत एक वर्ग विशेष की भाषा है। इस माहौल को तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले कि नहीं, ऐसा नहीं है, संस्कृत सबकी भाषा है। और जब सबकी भाषा होगी तो सारे लोग उस क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। संस्कृत का अध्यापक कभी भी खाली नहीं बैठता है। अगर हम हमारी पीढ़ी से भी पहले की पीढ़ी के लोगों को पूछते हैं, उनको बाकी कुछ याद ना हो, राम रामो रामा याद है, पठती पठता पठंती याद है, तो उन्हें धातु रूप याद है, शब्द रूप याद है। तो और ये इस बात का प्रमाण है कि संस्कृत का अध्यापक कभी खाली नहीं बैठा है। अगर छात्र आएगा तो शिक्षक हमेशा उसको ज्ञान से लाभान्वित करेगा। ये तो हमें जाना है, प्राचीन जो परंपरा या जो भी हठधर्मिता लोगों ने बना रखी है उसको तोड़ना है। हमें एकदम डिस्ट्रक्चर हो जाना है, उस संरचना को तोड़ते हुए उत्तर आधुनिकता की संरचना में बांधकर संस्कृत को देखना है, जिससे संस्कृत के साथ में व्यक्तियों का भी विकास संभव हो सके। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में जो डिजिटलीकरण की बात करें या हम बात करें तो वर्तमान समय में छात्र कहीं ना कहीं संस्कृत के प्रति अग्रसर नहीं हो रहे हैं, इसमें नामांकन नहीं ले रहे हैं। तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे? संस्कृत में लेने से क्या आगे का करियर किस तरह उज्जवल है और आगे क्या कर सकते हैं? देखो, डिजिटलाइजेशन के युग में तो संस्कृत और भी ज़्यादा प्रासंगिक होती चली जा रही है। आजकल हम जब देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वहाँ संस्कृत की मांग हो गई है। अभी तो हमारे दरभंगा में काफ़ी सारे ATM आप देखेंगे तो उन ATM में जो ऑप्शन में संस्कृत भी आने लगी है। तो लैंग्वेज आ रही है और वो ज़रूरत भी है, समय की डिमांड है। कई सारे लोग होते हैं तो उनको अपनी भाषा और अपनी संस्कृति जो है आगे बढ़ाना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात कि छात्र नामांकन जो कर रहे हैं उनको नामांकन उस क्षेत्र में, क्योंकि वो जो जितना ज्ञान आदमी जानता है उतना ही सोचता है, उनके मन में जो एक परसेप्शन बना दिया गया है संस्कृत के प्रति तो वो दुराग्रहपूर्ण है और दुरापूर्ण है। उस दुराग्रह को उन्हें छोड़ना होगा और अब उन्हें समझना होगा कि संस्कृत में रोजगार बहुत हैं और उस क्षेत्र में भी आगे पढ़ाई करके हम अपने कैरियर को बना सकते हैं। संस्कृत अगर पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी होगा तो आप देखो मेडिकल बायोलॉजी, आप आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना एक स्थान बना सकते हो। इसमें अगर आप अच्छे संस्कृत को पढ़ के किसी कोई पॉलिटिकल साइंस में जाता है तो वो डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और भी जो पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं उन पे काम कर सकता है अच्छे ढंग से। सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो समझ सकते हैं। लॉ का विद्यार्थी अगर संस्कृत को पढ़ता है तो वो भी वहाँ पर एक तरह से अपना जो विधि प्रशासन हमारी प्राचीन काल की थी उस हर जगह पर बहुत ज़रूरी है।
क्या आपको ये हम कह सकते हैं कि संस्कृत के साथ साथ संस्कृति भी विलुप्त होते जा रहे हैं? देखो, संस्कृति एक ऐसा मानसिक संकल्पना है जो अनवरत चली आ रही है और न जाने कब तक चलेगी, और अनवरत वो चलती ही रहेगी। एक तरह से वो प्राणभूत है संस्कृति। और एक ज़माना था जब संस्कृत से संस्कृति को जोड़कर देखा जाता था। आज के समय में क्योंकि लोग भाषा से मतलब नहीं सीख पाए हैं, तो उसका अनुवाद हुआ है। अनुवाद के माध्यम से लोगों ने संस्कृति को सीखा है, पर मूल वही है। जो संस्कृत में था वही मूल है। उसी मूल के इर्द गिर्द पूरा का पूरा वो हो रहा है। संस्कृति का कोई क्षरण नहीं हुआ है, अपितु संस्कृति तो और भी ज़्यादा उन्नत रूप में आ रही है। संस्कृत का विकास इतनी जिस तरह से हो रहा है, उसके साथ ही सांस्कृतिक विकास भी बहुत उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। लोग क्या लगता है कि आने वाले समय में जो अगला पीढ़ी होंगे वह संस्कृत की ओर अग्रसर होंगे, अभी के अगर माध्यम से देखा जाए तो? हाँ, बिल्कुल आने वाला, क्योंकि हम आशान्वित हैं, हम आशावादी लोग हैं, और ये आशा तो हम कर ही सकते हैं कि संस्कृत का जो भविष्य है वो स्वर्णिम होगा, और आने वाली जो नस्लें और पीढ़ियां हैं वो संस्कृत को समझेंगी, और विभिन्न परंपराओं के लोग भी संस्कृत के साथ जुड़ेंगे और अपनी अपनी परंपराओं को उस भाषा के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। अब हम विषय से हट करके आपसे सवाल करते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जीने के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। 3 ही चीज़ चाहिए, तो शिक्षा क्यों ज़रूरी है जीने के लिए? शिक्षा इसके बिना भी तो जी सकते हैं। नहीं, देखो, ये एक ऐसा प्रश्न है, रोटी, कपड़ा और मकान अगर तीनों चीज़ें किसी के पास परिपूर्ण हो जाती, तो जो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो भी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसको वैल्यू समझ में आती है उस रोटी की भी, उस कपड़े की भी और मकान की। अन्यथा तो पशु और मनुष्यों में कोई भेद ही नहीं रहेगा। शिक्षा ही है जो पशु पक्षियों से मनुष्य को इतर बनाती है और उसको थोड़ा सा कुशल और उत्तम बनाती है। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। अगर जैसे कि बहुत सारे महापुरुष भारत में हुए हैं, आपके जैसे एक महापुरुष मैं संत गड़गे बाबा को कोट करूँगा कि रोटी नहीं है तो पानी पियो, अगर पानी भी नहीं है तो इस तरह से भूखे रह लो, पर शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना सीखो। और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक जो वचन है मैं बोलना चाहूँगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो रोटी और कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं रहना है। इतनी चीज़ें तो परिपूर्ति पशु भी करता है, पर शिक्षा ही मनुष्य को पशु से अलग बनाती है, इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखा जाए तो कोई भी छात्र जब शिक्षित हो जाते हैं तो उनका पहला कर्तव्य क्या होता है? क्योंकि छात्रों अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो हर छात्र सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। तो क्या आप सही मायने में शिक्षित होते हैं, उनका सही दायित्व क्या होता है अपने समाज के प्रति, देश के प्रति? देखो, शिक्षा का जो लोगों को आधुनिक, क्योंकि हम उपभोक्तावाद के मतलब समय में हैं, तो लोग सर्वप्रथम तो नौकरी हासिल करना ही शिक्षा का उद्देश्य समझ बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मानव का सर्वांगीण विकास करना है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका दायित्व होता है कि वो और भी लोगों तक शिक्षा को पहुंचाए, और भी लोगों को शिक्षित करे। तो एक तरह से नेटवर्किंग चैन की तरह शिक्षा को लेना चाहिए। अगर मैं शिक्षित होता हूं तो मेरा ये स्वतः दायित्व बनता है कि मैं और भी लोगों को जो अशिक्षित हैं, शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी उस मुहिम से जुड़ें और अपने आप को ज्ञानवान बना के इस भारत की परंपरा को आगे बढ़ाएं। जो छात्र होते हैं उनमें अनुशासन की कमी होती है, तो अनुशासन की कमी होने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि छात्र तो होते हैं, शैक्षणिक ज्ञान उनको मिल जाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता। अनुशासन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहलू है, अगर जो छात्र रेगुलर क्लासेस जाते हैं और विधिवत रूप से पढ़ाई करते हैं, वो छात्र हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। और जो छात्र कभी स्कूल कॉलेजों में आते नहीं हैं, कभी दिखाई नहीं देते हैं, केवल एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, उन बच्चों से हम अभी आशा नहीं कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा, सभी माता पिताओं से भी रिक्वेस्ट करूँगा, सभी छात्रों से भी, नौजवानों से भी, कि वो अपने कॉलेजों में आएँ, अपने स्कूलों में भी जाएं। अगर आप स्कूल और कॉलेजों में आते हो तो आप उस डिसिप्लिन को सीखोगे और जीवन के विभिन्न पहलुओं को आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी छात्र जब पढ़ाई करते समय किन किन बातों पे ध्यान दे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र देखते हैं कि 24 घंटा तो कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ते ही रहता है भर दिन। तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ और भी जैसे कि खेल कूद और करना कितना ज़रूरी है?
देखो, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के साथ में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले अपने शरीर पे आप ध्यान रखें, है ना। शरीर को तंदुरुस्त बनाइए, स्वस्थ बनाइए, उसे विभिन्न व्यसनों से मुक्त बनाइए। अगर आपके इर्द गिर्द में कोई गुटखा खाता है, पान खाता है, सुपारी खाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, इस तरह का कोई भी व्यसनी आदमी है, उस आदमी से आप उसको नहीं सुधार सकते तो अपने आप को तो सुधार सकते हैं। कमल के पत्ते की तरह बन के उस समाज में रहना है। कमल का पत्ता पानी में रहता है, गलता नहीं है, और पानी से निकालते ही अलग अलग छितरा के वो टूट जाता है। तो आपको समाज के हिस्से हैं, समाज में रहते हुए आपको उन गंदी परंपराओं से दूर रहना है, सबसे पहली बात। क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो एक स्वस्थ मन रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। दूसरा, अपनी जो दृष्टि है उसको सम्यक बनाना है। दृष्टि हमेशा आप सम्यक दृष्टि की ओर जाएं, जिससे कि आप समझ पाएँ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है। तो ये भी आपको फोकस करना है, और कैरियर ओरिएंटेड होकर सोचना भी है। कैरियर ओरिएंटेड होकर अगर आप सोचोगे तो आपको ज़्यादा लंबी मतलब दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, और आप फोकस होकर अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे होंगे। तो कोई भी जो नौजवान है, बच्चा है, वो उन चीज़ों को देखे और समझे और एक डायरेक्शन में तैयारी को अपना अंजाम तक पहुँचाए। अंतिम में हमारे चैनल के माध्यम से उन छात्रों को क्या अपील करेंगे जो संस्कृत के प्रति अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है कि संस्कृत से आगे क्या कर सकते हैं, तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे जो संस्कृत के प्रति कहीं ना कहीं उसका जो दायित्व है उनके प्रति वह अग्रसर हो और आगे जाके उसको चूज करे? देखो, सर्वप्रथम तो मैं उन छात्रों से कहूँगा कि जिन बच्चों की इस तरह की परिस्थिति बन रही है कि जो संस्कृत पढ़ पा रहे हैं तो संस्कृत पढ़ें, और जो छात्र विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से संस्कृत की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो संस्कृत को विभिन्न साधनों के माध्यम से सीखें। विभिन्न संस्थाएं हैं जो संस्कृत सिखाने का काम करती हैं, वहाँ सीखें, जिससे कि आप अपनी विषयों में भी सांस्कृतिक परंपराओं को देखेंगे तो वो शोध की जो गति है उत्तम होगी। कोई भी शोध समाज उपयोगी, जन उपयोगी नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। तो आप जब विधि प्रशासन में भी सांस्कृतिक परंपराओं को देखोगे, समाज शास्त्र में भी देखोगे, राजनीति शास्त्र में देखोगे, अर्थशास्त्र में देखोगे, इवन आप फिजिक्स में देखोगे, आप ये बॉटनी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, इन विषयों में भी संस्कृत को कोरिलेट करके जब काम करोगे तो आप एक भव्यता के साथ में जो आपकी भारत की जो परंपरा है उस परंपरा को आप सही रूप से लोगों को दिखा पाओगे। तो मैं आशा उन बच्चों से भी रखता हूँ कि जो संस्कृत को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही संस्कृत के ज्ञान के आधार पर अपने शोध को आगे बढ़ा सकते हैं और इस भारत की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।